गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रखकर के तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचता रहे। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज और साथ में समसामयिकी से संबंधित जो तथ्य हैं उस पर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। साथ में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी मिल रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी बेहतर तरीके से हल करें और अपने आप को और ज़्यादा अपडेट करने का पूरा प्रयास करें कि जिससे एग्जाम में आपका प्रदर्शन बेहतर हो सके। चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न की और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है। अर्थात यहाँ पर बात कर रहा है कि जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है, वैसे महाद्वीपीय मग्न तट का तात्पर्य होता है कि अगर कोई महाद्वीप है तो इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी अगर गहराई मैक्सिमम 200 मीटर तक है। कहाँ तक है? 200 मीटर तक है, या यही हम कहें कि 100 फैदम तक है, या इसी को हम कहें कि इसका जो एंगल झुकाव है या 2 से लेकर के 3 डिग्री का झुकाव है, तो उसे हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। और इस दृष्टिकोण से जो सबसे संकरा है इन दिए गए विकल्पों में, वह आपका है दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। अर्थात यहाँ से जब आप जाएंगे इस तरफ, ये जो आपको डाट दिखाई पड़ रहा है ये इसका सेल्फ है। अर्थात ये जो आपका हल्का कलर दिखाई पड़ रहा है ना, यही आपका सेल्फ है। तो सेल्फ यहाँ पर काफ़ी संकरा है। लेकिन जब आप चलते हैं अंटार्कटिका आर्कटिक की तरफ, अर्थात जो साइबेरियन सेल्फ है वह सबसे चौड़ा है। ऐसा आपको हमने पहले ही एपिसोड में बता चुके हैं। तो आइए उसको भी एक बार हम लोग लोकेट करते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साइबेरिया का पार्ट। अब साइबेरिया मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये साइबेरिया का ही सेक्शन है, और इसी में हम लोग बात करते हैं क्या, यहीं पर ये है आर्कटिक ओशन। तो यहाँ का जो सेल्फ आप देख रहे हैं, ये वाला जो हल्के हल्के रंग का ये जो है, यही इसका सेल्फ है। ये सेल्फ क्या है? काफ़ी चौड़ा है। तो इसी दृष्टिकोण से आपसे कहा जाता है कि जो साइबेरियन सेल्फ है ये काफ़ी चौड़ा है और इसकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर है। कितनी है? 1500 किलोमीटर है। और ऑन एवरेज जो सेल्फ की चौड़ाई होती है वह लगभग 80 किलोमीटर होती है। ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा या तो हो जाएगा डी, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है यह काफ़ी संकरा है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। अर्थात किसके परिणाम स्वरूप समुद्री तल में परिवर्तन होता है। वैसे हम लोग इसका डिस्कशन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जब हम बल की चर्चा करते हैं, फोर्स की चर्चा करते हैं, तो उसी फोर्स में एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, अर्थात प्लेट विवर्तनकीय बल। तो जो प्लेट टेक्टोनिक फोर्स होता है उसमें भी कई पार्ट होते हैं और उसी के तहत हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है समस्थैतिकीय संतुलन और एक होता है सुस्थैतिकीय संतुलन। महाद्वीपीय संतुलन की अगर हम बात करते हैं उसका नाम होता है समस्थैतिकीय संतुलन। क्या नाम होता है? समस्थैतिकीय संतुलन। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्टैटिक, आइसोस्टैटिक। तो यह आइसोस्टैटिक होता है। और जो आपका सुस्थैतिकी है इसको कहते हैं यू स्टैटिक। क्या कहते हैं? यू स्टैटिक। तो यू स्टैटिक जो है यह होता है सुस्थैतिकी का नाम। किसका नाम है? सुस्थैतिकी का। और समस्थैतिकी का नाम है आइसोस्टैटिक। तो आइसोस्टैटिक अर्थात जिसमें हम महाद्वीप, महासागर सबको सम्मिलित करके और इसके संतुलन की बात करते हैं, जिस पर प्राट हैं, एरी हैं, हैफोर्ड, बोबी, जोली, होम्स सबके नाम की चर्चा की जाती है, जिन्होंने समस्थैतिकीय संतुलन के सिद्धांत पर विचार दिया था। लेकिन जब महासागरीय तल में परिवर्तन की हम बात करते हैं तो उसके लिए जो स्पेशल शब्द डिजाइन किया गया है उसका नाम है सुस्थैतिकी, अर्थात यू स्टैटिक। क्या नाम है? यू स्टैटिक। अगला यहां पर प्रश्न है कि समुद्र तलीय आकृति और एक तरफ है महासागर, कि कौन सी आकृति किससे मैच करती है। जैसे यहां पर लिखा गया है सोकोत्रा चैगोस रिज। तो जो चागोस रिज है
यह आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इस पे मैप के माध्यम से। फिर जो है स्पिट्सबर्गन जो रिज है, यह आर्कटिक से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? आर्कटिक से। मिड अटलांटिक का तो अटलांटिक से होगा। जो कोकस रिज है यह प्रशांत से। किससे है? प्रशांत से है। इस प्रकार से आप इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। कोकस रिज अर्थात जो कोकस प्लेट है, जहां पर आप देखते हैं जो अमेरिका वाला सेक्शन है, यहां पर आप देखिए, ये हम बात करते हैं, यहां पर देखिए कोकस आइलैंड है, तो यहीं पर है कोकस रिज। क्या है? कोकस रिज। तो जो यहां पर लिखा गया है कोकस रिज, ये आप देखिए सेंट्रल अमेरिका के जस्ट बाजू में है। और यह जो महासागर है, इस महासागर का क्या नाम है? प्रशांत महासागर। हम एक ही मैप में, चूंकि एक ही स्लाइड में दो दो मैप लगा दिए हैं, तो थोड़ा इसको कंफ्यूज ना करिएगा। यह प्रशांत महासागर वाला पार्ट है और इधर उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है, अर्थात यहाँ पर कोकस आइलैंड है या कोकस रिज है। साथ में इन्होंने कहा चागोस आर्किपेलागो। तो चागोस यहाँ पर देखिए, ये इंडियन ओशन का पार्ट, इसका पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है। तो चागोस का संबंध इंडियन ओशन से है। साथ में यहाँ पर जो लिखा है मिड अटलांटिक, तो मिड अटलांटिक अर्थात अटलांटिक महासागर से, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। और जो स्पिट्सबर्गन रिज है, यह आर्कटिक महासागर से संबंध रखता है, अर्थात इसका संबंध आर्कटिक क्षेत्र से है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा यह हो जाएगा 2134। तो आप देख सकते हैं 2134, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि एक मैन अभिगमन, अभिगमन मतलब होता है परिवहन, या इसी को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अभिगमन को ही कहते हैं परिवहन। आप स्पष्ट रखिएगा। अर्थात यह सिद्धांत है एक मैन परिवहन गति का सिद्धांत। क्या है? एक मैन परिवहन गति का सिद्धांत। एक मैन परिवहन गति का जो सिद्धांत है, यह मतलब एक मैन ने यह सिद्धांत दिया। आप ध्यान रखिएगा, एक मैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? उसका नाम है परिवहन गति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? परिवहन गति का सिद्धांत। किसने दिया है? एक मैन ने दिया है। यह सिद्धांत इन्होंने कब दिया है? यह सिद्धांत है 1902। कब का है? 1902। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है? इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि जो वायु होती है, इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं उस पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। यह किसने बताया है? एक मैन ने। और इसी के आधार पर हम लोग महासागरीय जलधाराओं की चर्चा करने के क्रम में गायर की भी चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? गायर की चर्चा करते हैं। तो खैर, यहाँ पर आपको स्पष्ट रखना है कि इसके परिणाम स्वरूप महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं यह प्रभावित होती हैं। अर्थात यहाँ पर जो लिखा है महासागर के ऊपरी भाग में इसका परिणाम देखने को मिलता है, तो यह सही है। और देखा जाए कितने गहराई तक यह अपना प्रभाव छोड़ता है, तो करीब करीब 10 मीटर से लेकर के 100 मीटर की गहराई तक जो वायु की परिवहन गति है, अर्थात वायु में जो एनर्जी है, वह जल राशि में क्या करता है? अपना प्रभाव छोड़ता है। इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, महासागर के ऊपरी भाग से इसका संबंध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है आंकड़ों का ऊर्ध्व या अधो उत्थापन मतलब उत्थापन को निरूपित करने वाले क्षेत्र अनुपात को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हिप्सोमेट्रिक। क्या कहते हैं? हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं, या इसी को उच्चतादर्शी वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतादर्शी वक्र। हम लोग इसके विषय में प्रीवियस एपिसोड में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसी का नाम दिया गया हिप्सोमेट्रिक, या इसी को कहते हैं उच्चतादर्शी वक्र, जो कह सकते हैं रिलेटिव हाइट का क्या करता है? मेजरमेंट करता है, या ऊंचाई का या फिर गहराई का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कर्माडेक खाई, अर्थात ट्रेंच। खाई को ही हम लोग ट्रेंच कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, इसके विषय में हमको स्पष्टता होनी चाहिए। तो कर्माडेक जो खाई है ये कहाँ पर है? यह है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। प्रीवियस एपिसोडों में कई बार आपको प्रशांत महासागर हमने दिखाने का पूरा प्रयास किया है, और हमें अब यही अपेक्षा है कि आप लोग शायद जब कोई भी तथ्य बताया जाता है तो आप इसको एटलस में अवश्य देखते होंगे, क्योंकि इसके बगैर उद्धार हो जाए संभव नहीं है। बगैर एटलस देखे आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है, इसलिए आपको एटलस पर पूरा कमांड होना चाहिए। उसमें समय लगेगा, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप प्रयास करें तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी को यहाँ पर दिखाने के लिए हमने आपके सामने एक मैप रखा है।
यह है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत का यह उत्तरी भाग है, यह दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी प्रशांत का यह जो पार्ट है यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत है। और यहीं पर देखने को मिलता है कर्माडेक जो ट्रेंच है, या कर्माडेक जो खाई है यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं देखिए कर्माडेक क्या है, ट्रेंच है। तो कर्माडेक ट्रेंच कहाँ पे है, तो दक्षिणी साथ में पश्चिमी प्रशांत महासागर से इसका संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, तो इसका नाम है आइल ऑफ मैन। आइल ऑफ मैन यह कहां पर है, पहले तो आप इसे स्पष्ट रखिएगा। यह यूनाइटेड किंगडम का एक मैप है जिसमें आप कई पार्ट देखते हैं, जिसमें ए आयरलैंड है, फिर यह पूरा रिपब्लिक ऑफ मतलब कह सकते हैं यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड कई नामों से जानते हैं, जैसे यहाँ पर स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, और इन सबको मिला करके हम क्या नाम दे देते हैं, इन सबको मिला करके ही हम लोग नाम देते हैं, इसका नाम है ब्रिटेन, अर्थात यूनाइटेड किंगडम। यूके क्या है, ये यूके का पार्ट है। और इसी में ए वाला पार्ट, यहाँ आप देखिए ये जो छोटा सा टापू नजर आ रहा है द्वीप, ये जो छोटा सा टापू है या छोटा सा द्वीप है, इसी का नाम है आइल ऑफ मैन। क्या नाम है, आइल ऑफ मैन। तो आप स्पष्ट रखिएगा, ये है आइल ऑफ मैन, जो कहाँ पर है, यूके में है। तो यूके में आपको नजर आता है आइल ऑफ मैन। साथ में अगर हम बात करें सेंट मार्टिन, अर्थात इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा आइल ऑफ मैन, जो लवण पटल संसाधन के लिए जाना जाता है। साथ में अगर हम बात करें सेंट मार्टिन द्वीप की, तो सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है, इसको भी हमको देखना है। परासल द्वीप कहाँ है, यह भी देखना है। और नारफाक द्वीप कहाँ है, ये भी देखना है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पार्सल जो आइलैंड है, ये देखिए साउथ चाइना सी में, कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में। यह चाइना है और चाइना का यह साउथ वाला पार्ट है, साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में आपका पार्सल आइलैंड मिलता है। साथ में यहाँ पर जो लिखा गया है मतलब परासल आइलैंड। फिर अगला यहाँ पर लिखा है सेंट मार्टिनक द्वीप। सेंट मार्टिनक द्वीप के विषय में हम लोग तब डिस्कशन कर रहे थे जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैपिंग का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो वहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिका में कैरेबियन द्वीप से संबंध रखने वाले बहुत से लीवर्ड आइलैंड और विंडवर्ड आइलैंड हैं, उसी लीवर्ड आइलैंड के कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है मार्टिनक द्वीप। तो कैरेबियन सागर में कैरेबियन, इसी को देखिए यहाँ पर लिखा एक कैरेबियन है, ये अरेबियन ना पढ़िएगा, स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि यहाँ से मैप कटिंग किया गया है, तो इसलिए ये पूरा नाम तो कैरेबियन है, लेकिन यहाँ पर देखने पे आपको लग सकता है अरेबियन, तो अरेबियन नहीं बल्कि कैरेबियन है। अर्थात यह अटलांटिक महासागर का पार्ट है जहाँ पर वेस्ट इंडीज है, और वहीं पर जब आगे बढ़ते हैं तो आपको लीवर्ड आइलैंड और विंडवर्ड आइलैंड मिलता है। तो ये जो लीवर्ड आइलैंड है, इसी लीवर्ड आइलैंड में आपको देखने को मिलता है मार्टिनक आइलैंड, जो फ्रांस के टेरिटरी में आता है। मतलब ऐसे तो है या सेंट्रल अमेरिका के पास, लेकिन इस पर आधिपत्य किसका है, तो फ्रांस का है। ठीक है, अगला यहां पर लिखा गया नॉरफॉक द्वीप। अब नॉरफॉक द्वीप कहां पर है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। अब नॉरफॉक द्वीप यहां पर देखिए, यहां पर मिलता है ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर ए है न्यूजीलैंड। इसी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में यहां पर देखिए ए है नॉरफॉक आइलैंड। तो नॉरफॉक आइलैंड पर किसका आधिपत्य है, तो ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य है। इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे टापू भी आपको दे करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मैप को हम लोग अब तो पढ़ ही रहे हैं, और यकीन करिएगा मैप में जितने भी तथ्य संभव हैं, भले उस पर हमको 100 या 200 एपिसोड बनाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा कंप्लीट मैपिंग उस पर चर्चा करेंगे जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, भूमि से समुद्र तल बेलांचल में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही। अर्थात यहाँ पर बात कर रहा है कि जब आप स्थल से इधर से जल की तरफ चलते हैं, तो जो इनका कह सकते हैं यहाँ पर तट है, ये कौन कौन से तट आते हैं, इसी की बात होती है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे मान लेते हैं यह एक लोकेशन है जहाँ तक जल पहुँच रहा है। यहाँ पर अगर आप चेहरा करके खड़े हो जाएं, जैसे यहाँ पर आप खड़े हो गए और इधर आपका चेहरा है, क्या है, इधर आपका मुख है, तो यह आपका होगा अग्रभाग। क्या कहलाता है, अग्रभाग, क्योंकि यह आपके आगे है, यही कहलाता है अग्रभाग। ठीक है, क्योंकि आप इधर चेहरा करके खड़े हैं, इधर का पोर्शन जो हो जाता है इसको हम कहते हैं पश्च भाग। क्या कहते हैं, इधर के भाग को कहते हैं पश्च भाग। पश्च भाग इस तरफ हो जाएगा, मतलब ये पीछे का भाग है। तो इधर बैक हो गया और इधर फ्रंट हो गया। साथ में यहां पर जब आप इस तरफ जाते हैं तो इसको कहते हैं, मतलब ये तट की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तट की तरफ। और जब इधर जाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है तट से दूर जाते हैं,
ये जो है ये तट से दूर है, ये पार्ट क्या है, तट से दूर है। और जब तट से दूर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑफ शोर। क्या कहते हैं, ऑफ शोर। ऑफ शोर यानी तट से दूर। और इधर कहते हैं ऑन शोर, इधर का जो पार्ट होता है जब आप तट की तरफ चलते हैं तो इसको कहते हैं ऑन शोर। क्या कहते हैं, ऑन शोर यानी तट की तरफ। तो अनुतट होता है और एक अपतट होता है, इसी को हम लोग अपतट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपतट कहते हैं। और इसको कहते हैं अनुतट कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुतट। तो जब आप तट की तरफ जाते हैं तो अनुतट होता है, और जब तट से दूर जाते हैं तो अपतट होता है। इस प्रकार से जब आप लैंड से आप इधर की तरफ आगमन करेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले पश्च वाला तट मिलेगा, ए वाला मिलेगा, क्योंकि पहले आप इसी पे आएंगे, इसके पश्चात आपका अग्रभाग आएगा, क्योंकि आपके आगे का भाग है। पहले पश्च वाला आएगा, फिर अग्र वाला आएगा, फिर जाके यहाँ पर ये निकट वाला आएगा। कौन सा आएगा, निकट वाला, और फिर तट से दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए, जिसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। बाकी इस पर और विस्तृत जानकारी हम लोग अलग से जब कह सकते हैं कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग इसका बेहतर तरीके से डिस्कशन करेंगे। अगला प्रश्न लिखा गया है कि समुद्रों में जो लहरें होती हैं जिसको हम लोग सर्ज कहते हैं, ये किन कारणों से विकसित होती हैं, इसके विषय में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो स्पष्ट रखिएगा, जो समुद्री लहरें होती हैं इसकी उत्पत्ति के बहुतेरे कारण विद्यमान हैं। एक तो मौसमी प्रभाव ही, मौसमी प्रभाव में हमारे बहुत से प्रभाव आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि महासागर में लहरों की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी प्रभाव से भी महासागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का प्रभाव होगा, भूकंप आएगा तो लहरें उत्पन्न स्वाभाविक तौर पर हो जाती हैं। साथ में जो चक्रवात है, चक्रवात से भी महासागर में लहरें उत्पन्न होती हैं या सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं। अर्थात यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। उपर्युक्त सभी तथ्य यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अर्थात यहाँ पर जितने युग्म दिए गए हैं सब सुमेलित हैं, सिर्फ एक ऐसा युग्म विद्यमान है जो सुमेलित नहीं है, और उसी का चयन करना है कि जो सुमेलित नहीं है। जैसे लिखा गया है चैलेंजर डीप, तो चैलेंजर डीप कहाँ पर है ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। चैलेंजर डीप के विषय में हम लोग कई बार अतीत में डिस्कशन कर चुके हैं। जो मारियाना गर्त है, उसी मारियाना गर्त का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है चैलेंजर डीप। हाँ, अगर चैलेंजर रिज की बात करता, चैलेंजर उभार की बात करता है तो वह अटलांटिक महासागर का पार्ट है जो दक्षिणी अटलांटिक का है। लेकिन जब आपको चैलेंजर गर्त की बात करता है तो इसका संबंध है किससे, प्रशांत महासागर का, और वो भी उत्तरी वाला पोर्शन। कौन सा, उत्तरी प्रशांत। यह सही मिलान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्तरी प्रशांत से संबंध रखता है। चलिए अगला अगर हम बात करें, अगला पार्ट हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है सुंडा। क्या नाम है, सुंडा लैंड। अब सुंडा लैंड का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है उत्तरी हिंद महासागर। किससे है, उत्तरी हिंद महासागर से है, ये भी सही है। फिर अगला लिखा गया है वाल्डविया। अब वाल्डविया का संबंध किससे है, ये भी आपको देखना। वाल्डविया का संबंध दक्षिणी अटलांटिक महासागर से है, तो ये भी सही है। लेकिन जो टोंगा है, टोंगा का संबंध स्पष्ट रखिएगा, इसका संबंध दक्षिणी अटलांटिक महासागर से नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रशांत महासागर से। किससे है, प्रशांत महासागर से। और प्रशांत का ए भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर है टोंगा ट्रेंच, और यह कहाँ पर है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के आसपास में है, अर्थात यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है टोंगा। इस आधार पर यही क्या है, गलत है, और बाकी सब सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेपों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। और यहाँ पर आपको सही उत्तर की क्या करना है, पहचान करनी। अब यहाँ पर लिखा गया है विकल्प आपको कि मृतिका है, पंक है, रेत है, गाद है। स्पष्ट रखिएगा, जब आप स्थल से जल की तरफ चलते हैं, स्थल से जल की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले बड़े बड़े पार्टिकल आते हैं, फिर छोटे आते हैं, फिर छोटे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे छोटा होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा जो पार्टिकल होता है उसका नाम है रेत। इससे छोटा जो कण होता है ये होता है सिल्ट या गाद। उससे छोटा कण होता है मृतिका का, और सबसे छोटा जो कण होता है इसका नाम होता है पंक का। अर्थात आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3412। तो 3412 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न अगला जो हमारा लिखा गया है कि अंतः सागरीय कंदराओं से संबंधित, क्या, अंतः सागरीय कंदराओं से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा अधोलिखित कोट का उपयोग करते हुए
सही उत्तर का चयन करें और बताइए कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। इसके विषय में पूछ रहा, अंतः सागरीय कंदरा, अर्थात इसी को कहते हैं सब मरीन कैनियन। क्या कहते हैं? सब मरीन कैनियन। सब मरीन जो कैनियन होता है, इसी के विषय में पूछ रहा है। तो इसका संबंध कह रहा है यह लंबी, सकरी एवं गहरी घाटियां होती, तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिख रहा है ये अधिकतर गहरे सागरीय मैदानों पर पाए जाते हैं। तो अधिकतर गहरे सागरीय मैदानों पर ये नहीं पाए जाते हैं, आपको पहले स्पष्ट होना चाहिए। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मग्न तट और मग्न ढाल पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आपको स्पष्ट होना चाहिए, मग्न तट प्लस मग्न ढाल पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मग्न ढाल पर ये संरचनाएं पाई जाती हैं। और इनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो सागरीय लहरें होती हैं, अर्थात ये गलत है। फिर लिख रहा ये तदुंतरित, मतलब दंतुरित तटों के सहारे अधिक पाई जाती है। दंतुरित का मतलब होता है कटा फटा तट, सीधा सीधा स्पष्ट रखिएगा, अर्थात इसको हम कहते हैं कटा फटा तट। तो कटा फटा तट, या जिसको हम कहते हैं फ्योर्ड तट, क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट, या जिसको हम कहते हैं रिया तट, मतलब अलग अलग। अब ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ऐसा मत समझ लीजिएगा। सब अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध कटा फटा तट। तो जो कटा फटा तट होता है, क्या वहां पर ये संरचनाएं होती है? तो ऐसा नहीं। ये ज्यादातर जो पार्ट पाए जाते हैं मग्न तट और मग्न ढाल पर पाए जाते हैं, तो अर्थात ये भी गलत है। चौथा लिखा गया है WM डेविस, विलियम मोरिस डेविस के अनुसार इन कंदराओं की उत्पत्ति हेतु पंख तरंगे उत्तरदायी होती हैं, तो ये सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि मध्य अटलांटिक कटक निर्माण की प्रक्रिया लाक्षणिक उदाहरण है, बताना है कि यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। तो इसकी भी यह चर्चाएं हम लोग कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कर चुके हैं, जो भूआकृति विज्ञान था, कि मध्य अटलांटिक कटक या कोई भी मिड ओशनिक जो रिज होता है, इनका फॉर्मेशन अपसरण की प्रक्रिया से, क्योंकि वहां से प्लेटों का फॉर्मेशन होता है, तो अपसरण की प्रक्रिया होती है, साथ में सागर नितल का प्रसार होता है। तो सागर नितल का प्रसार होता है और अपसरण की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिड अटलांटिक या कोई भी महासागर के मध्य में जो कटक हैं, उनका फॉर्मेशन इसी प्रक्रिया से होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न लिखा गया है महाद्वीपीय मग्नतट समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित होता है। तो मग्नतट की जो गहराई है ये कितना है? समगंभीरता का मतलब होता है इसका हिप्सोमेट्रिक जो कर्व है ये कितना है। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व की जो गहराई है, हमने आपसे स्पष्ट किया था एक पिछले एपिसोड के किसी प्रश्न में कि 200 मीटर होता है, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं 100 फैदम होता है, या इसी को हम कह सकते हैं या 600 फीट होता है। तो यह इसका पर्टिकुलर जवाब है। आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करिए और अपने उत्तर का चयन करिए। एक तरफ है महासागरीय कटक और एक तरफ है महासागर, बताना है किस कटक का संबंध किस महासागर से है। जैसे लिखा है डाल्फिन कटक। अब डाल्फिन कटक का संबंध किससे है? तो हम लोग जब अटलांटिक महासागर की चर्चा कर रहे थे, तो अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी वाला पोर्शन है, अर्थात मिड अटलांटिक जो रिज है उत्तर वाला, उसी का नाम है डाल्फिन कटक। तो डाल्फिन कटक का संबंध उत्तरी अंध महासागर से, अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर से। चैलेंजर कटक का संबंध यह दक्षिणी अंध महासागर से है, अर्थात जो अटलांटिक महासागर की रिज है दक्षिण वाली, उसी का नाम है चैलेंजर कटक। फिर यहाँ पर है लकाद्वीप चैगोस कटक। अब जो लक्षद्वीप चागोस कटक, इसका नाम लक्षद्वीप ऐसे है, लकाद्वीप भले लिखा गया मतलब लक्षद्वीप है, या हिंद महासागर से है। तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप मिलता है और ये चागोस है, तो इसी का नाम है लक्षद्वीप चागोस कटक, या हिंद महासागर से संबंध रखता है। यहीं पे लिखा गया है कारगुल गासबर्ग कटक। कारगुल गासबर्ग जो कटक है यह आपका संबंध रखता है अरब सागर से, अर्थात इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4123। तो 4123 अर्थात देख लीजिएगा 4123 कहीं पर दिखा 4132। तो 4132, हाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्थात 4132। तो 4132 को आप यहाँ पर सही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है डाल्फिन में तो कोई डाउट नहीं है, सबको स्पष्ट होगा क्योंकि इसका संबंध 4 से है। चैलेंजर का भी कोई डाउट नहीं है। फिर आपको लिखा गया यहाँ पर लक्षद्वीप चागोस
तो लक्षद्वीप चागोस का जो संबंध है एक किससे है? हिंद महासागर से है। फिर यहाँ पर कारगुल गासबर्ग जो कटक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको देखने को मिलता है, ये आपका है अरब सागर। किससे है? अरब सागर से, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया, विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय जो छज्जा पाया जाता है, ये कौन सा है? विश्व में जो सबसे बड़ा महाद्वीपीय छज्जा है, इसके विषय में आपको बताना है। तो जो साइबेरियन सेल्फ है वही सबसे बड़ा छज्जा है। और साइबेरियन सेल्फ कहाँ के आसपास है? तो नॉर्वे के निकट जो आर्कटिक तट है, वहां पर सबसे चौड़ा छज्जा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा गया है, आयोडीन एवं पोटास के लिए महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन हैं। अर्थात ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें आयोडीन और पोटास दोनों एक साथ पाए जाते हैं? तो दोनों एक साथ एक ही शैवाल में पाया जाता है और उसका नाम है नीला हरा शैवाल। अगर हम केवल हरे शैवाल की बात करें तो हरे शैवाल में हमको आयोडीन मिलता है। हरे में क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है, आयोडीन। साथ में अगर हम बात करें भूरा शैवाल, तो भूरे शैवाल में आपका लौह मिलता है। और अगर हम लाल शैवाल की बात करें तो लाल शैवाल में हमको देखने को मिलता है पोटास। क्या मिलता है? पोटास। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि लाल में पोटास है, भूरा में आपका लौह है और हरे शैवाल में आयोडीन मिलता है। और यदि नीला हरा शैवाल है तो इसमें पोटास और आयोडीन दोनों की प्रचुरता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया, रास आइस शेल्फ किसका भाग है? तो दक्षिणी ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका का पार्ट है। तो इसके विषय में हम लोग हाल फिलहाल में बहुत से करंट में चर्चा सुन चुके हैं रास आइस शेल्फ के विषय में, कि जो अंटार्कटिका का पार्ट है, अंटार्कटिका का जो आइस है, वहां से एक पार्ट टूट करके अलग हुआ है, उसी को हम आइस शेल्फ कहते हैं या आइसबर्ग कहते हैं। इसका संबंध है दक्षिणी ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप से इसका संबंध है। अगला प्रश्न लिखा गया है, विश्व का सर्वाधिक शुद्ध जल भंडार स्थित है। तो विश्व का सर्वाधिक शुद्ध जो जल भंडार है कहां पर होगा? तो जहां पर सर्वाधिक ज्यादा हिम होंगे अर्थात हिमाच्छादित सतह होगी, और उसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका में सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध जल भंडार उपस्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला लिखा गया प्रश्न यहां पर, डेटम रेखा क्या होती है? डेटम रेखा का तात्पर्य होता है कि औसत समुद्र तल को यह डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? औसत समुद्र तल। और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्थान की ऊंचाई का निर्धारण करते हैं डेटम लाइन से। तो डेटम लाइन को ही कहते हैं औसत समुद्र तल। चलिए अगला यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन अगाध सागरी या पैलेजिक मछली नहीं है? उसका नाम है पिलकार्ड। क्या नाम है? पिलकार्ड। शेष जो मछलियां हैं अगाध सागरी पैलेजिक मछली नहीं। शेष देखिए, पिलकार्ड जो है यह अगाध सागर में नहीं पाई जाती है, तट पे पाई जाती है। बाकी जो मछलियां हैं यह अगाध सागर में पाई जाती हैं, मतलब काफी गहराई में पाई जाती हैं। लेकिन जो पिलकार्ड है यह तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इसीलिए इसको हम अगाध सागरी या पैलेजिक मछली का दर्जा नहीं देते हैं, क्योंकि यह छिछले जल में रहती है। शेष मछलियां बहुत गहरे जल में रहती हैं, इसलिए ये सब अगाध सागरी या पैलेजिक मछली के दायरे में आती हैं। पिलकार्ड इस दायरे में नहीं आती है। अगला है, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो 6000 मीटर है। एज इट इज याद करिए, कोई संशोधन नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में जल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अगर पूरे बात करें कितना परसेंटेज इसका है, तो लगभग 81% जल आपके दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कितना मिलेगा? तो मात्र आपको 19% मिलेगा। जल बहुत ज़्यादा है। अगला लिखा गया है यहाँ पर, चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों में 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, आप स्वतः समझिएगा कि अगर कोई पार्ट 50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य में पहुंच रहा है, जो चैलेंजर अभियान का एक पार्ट है, जहां पर वाल्विस कटक मिलता है, और इसका संबंध अटलांटिक महासागर से है, अटलांटिक महासागर से है। और कहीं न कहीं इसका संबंध है वाल्विस कटक से। हम लोग इसके विषय में अतीत में एक प्रश्न में डिस्कशन कर चुके हैं, वाल्विस कटक के विषय में, चैलेंजर अभियान के विषय में, जो अटलांटिक महासागर से संबंध रखता है। उसी के विषय में पूछ रहा है कि जो आपको स्कॉटलैंड के किधर मिलता है? स्कॉटलैंड के पश्चिम में देखने को मिलता है। तो वहीं पर आपको, अच्छा चलो देखते हैं पीछे अगर कहीं मिल जाता दिखाते हैं, और नहीं मिलेगा फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉमिस नहीं हमने किया है कि वो मिले ही जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर बहुत पीछे आना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर ये जो स्कॉटलैंड है, ये मतलब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसी की जब आप इस तरफ चलते हैं तो यहीं पर आपको मिलता है वाल्विस कटक। क्या मिलता है? वाल्विस कटक। तो वाल्विस कटक का संबंध कहाँ से है? तो कह सकते हैं
अटलांटिक महासागर से है, लेकिन वो भी खास करके जो उत्तरी अटलांटिक का पार्ट है और खास करके 50 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के मध्य में यह पाया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वाल्बिस कटक है, यह चैलेंजर अभियान के दौरान ही इसकी खोज की गई। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, जल की सतह का टेम्परेचर क्या लगता है, इतना ज़्यादा होगा क्या? भाई जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटने लगता है, और यहाँ का टेम्परेचर घट करके जो आपको देखने को मिलता है ये है 8.94 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी कम टेम्परेचर है। और इसी प्रकार जब आप और गहराई में प्रवेश कर जाएंगे तो टेम्परेचर और घट जाएगा। और जब आप गहराई में चले जाते हैं 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर की गहराई पे पहुंचते हैं तो टेम्परेचर देखने को मिलता है 4.81 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात इसका ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, अर्थात आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों कथन असत्य हैं। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न कल के एपिसोड में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर एक छोटा सा डाउट हो गया था और इसलिए हमने इसको कहा था कि हम पुनः एक बार चर्चा करेंगे। तो यह प्रश्न आपके कल के एपिसोड का है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा, हमने आपसे डिस्कस किया था जो ओरिनिको नदी है, जिसकी सहायक नदी का नाम है करोनी, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, इसका संबंध किससे है? तो अंध महासागर से, अर्थात कैरेबियन सागर से। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था। फिर हमने कहा था नाइजर, नाइजर जो है यह गिनी की खाड़ी में गिरता है, अर्थात यह अफ्रीका की एक बड़ी नदी है। इसी प्रकार हम बोलगा और आमुर को लेकर के कन्फ्यूजन में पड़ गए थे। कारण क्या था कि आमुर जो नदी है, आमुर दो नदी है, एक नदी आपको मिलती है जिसका नाम है आमुर दरिया। क्या नाम है? आमू दरिया, ये है। हम इसको लेकर के कन्फ्यूजन में पड़ रहे थे कि आमू दरिया और आमू दरिया का संबंध था कैस्पियन से, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह आमुर है और आमुर जो है आप देखेंगे यह जो रसिया वाला पार्ट है, रसिया के इस वाले सेक्शन में यहाँ पर देखने को मिलती है आमुर। आमुर नदी यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि आमू दरिया का संबंध कैस्पियन सागर से है और जबकि आमुर का संबंध पैसिफिक ओशन से। लेकिन जो बोलगा नदी है, बोलगा नदी का संबंध किससे है? तो बोलगा नदी का संबंध जो उत्तर की तरफ से आती है, ये देखिए यहाँ पे बोलगा मिलती है, और बोलगा का जो संबंध किससे है? कैस्पियन से। तो बोलगा का संबंध कैस्पियन से है और आमुर का संबंध प्रशांत से है, और इस आधार पर जब हम मिलान करते हैं तो आंसर हो जाता है 3142। तो 3142 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो प्रैक्टिस एपिसोड था इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।